अब देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शंस शुरू कर रहे हैं। फिर से एक बार डेफिनेशन बता देता है फ्रिक्शन की। अपोजिंग फोर्स, याद रखना, इट विल ऑलवेज अपोज द मोशन। 3 पॉइंट बताए थे। इट विल ऑलवेज अपोज द मोशन। ठीक है, द टू बॉडीज शुड बी इन कॉन्टैक्ट and third they should be in relative motion, यानी या तो कोई एक मूव होना चाहिए या दोनों मूव हुए तो भी चलता। फिर से बता रहा, हाथ रब कर रहे हैं, फ्रिक्शन हो रहा, हीट जनरेट हो रही है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी बताया है। तो जब आप रब कर रहे हैं तो एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, रिलेटिव मोशन। अगर दोनों हाथ सामने गए और दोनों हाथ ऐसे ही पीछे आ रहे हैं तो रिलेटिव मोशन नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी 0। या दोनों रेस्ट में है तो भी फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन तभी रहेगा व्हेन आइदर वन इज एट रेस्ट और एक मूव हो रहा या दोनों मूव हो रहे, उनके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो तीनों पॉइंट उसमें ऐड करने हैं। फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द अपोजिंग फोर्स, मोशन को अपोज करेंगे हमेशा, याद रखना। अपोजिंग फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इन कांटेक्ट, बॉडीज कांटेक्ट में होनी चाहिए। Opposing force existing between two bodies in contact which are in relative motion is called friction. मोशन को हमेशा अपोज करेगा। फ्रिक्शन के लिए दोनों बॉडीज कांटेक्ट में होनी चाहिए और दोनों के बीच में होना चाहिए रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन के दो कॉज बताए थे। पहला था इरेगुलरिटीज जो फिक्स हो जाएंगे, उसको आप रिड्यूस कर सकते बाय ल्यूब्रिकेशन और बाय पॉलिशिंग। बट दूसरा रीजन था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसको आप नहीं हटा सकते। बीच में कोई लेयर भी डाल देंगे दूसरी तो उनके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होगा। तो ये हो चुका है अपना। तो अपन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन ले रहे हैं। तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन याद रखना, अपोजिंग फोर्स एक्जिस्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इन कांटेक्ट व्हेन दे आर इन रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। पहला फ्रिक्शन का टाइप है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब बॉडी मूव होने की कोशिश कर रही पर मूव नहीं हो पा रही, रेस्ट में है, ऐसा वर्ड यूज नहीं करना। स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल समझ लेते पहले। सपोज 4 व्हीलर है, कोई बड़ी वाली टाटा सुमो वगैरह ऐसी कोई बंद पड़ी है और अपने को उसको धक्का मारना है। रुकी हुई है गाड़ी, ठीक है, यानी रोड तो है ही रुका हुआ, गाड़ी भी रुकी हुई है, तो अभी उन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब मैं अकेला हूं, मैं उसको फोर्स लगा रहा, पर मेरी ताकत इतनी नहीं है कि मैं उसको मूव करा सकूं, ठीक है। या आप लोग है समझो, या कोई छोटा बच्चा है समझो, वो गाड़ी को धक्का मार रहा, वो धक्का मार रहा पर गाड़ी मूव ही नहीं हो रही। अब वो फोर्स अप्लाई कर रहा, फिर भी गाड़ी मूव नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? बिकॉज क्या है, ग्राउंड और उसके बीच में फ्रिक्शन चालू हो गया। जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे फ्रिक्शन चालू होगा। अगर आप फोर्स नहीं लगा रहे तो यहां समझना ये एग्जांपल, ये समझो ब्लॉक है और इधर अपन फोर्स लगा रहे, खींच रहे उसको, जैसे गाड़ी है धक्का मार रहे हैं, एक ही बात है। तो जैसे ही आप फोर्स लगाना शुरू करेंगे उसके अपोज में क्या शुरू हो जाएगा? फ्रिक्शन। और याद रखना, अगर ये फोर्स हटा दूं तो ये फोर्स भी हट जाएगा, फ्रिक्शन भी नहीं रहेगा। आप जब फोर्स लगाएंगे तो उसके अपोज में वो फोर्स डेवलप होगा। दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अगर ये फोर्स नहीं है तो ये भी फोर्स नहीं है। तो आप जैसे ही फोर्स लगाना शुरू करेंगे तो आप उसको फोर्स लगा रहे हैं पर बॉडी मूव नहीं हो रही, बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। गाड़ी रुकी हुई है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी को मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं पर बॉडी मूव नहीं हो रही। फिर आपने एक और जन को बुला लिया, यानी थोड़ा फोर्स और बढ़ा दिया, फिर भी गाड़ी मूव नहीं होगी। फिर आपने एक और फोर्स लगा दिया, यानी और थोड़ा फोर्स बढ़ा दिया, अब गाड़ी मूव होना शुरू हो गई। तो जैसे ही गाड़ी मूव होना शुरू हुई, स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म, उसके बाद वाला फ्रिक्शन चालू हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन ही डिटेल में लेंगे। अब याद रखना, जब गाड़ी मूव होना शुरू हो गई तो आप एक आधे जन को हटा भी देंगे तो भी आराम से गाड़ी को धक्का मार के आप सामने ले जा सकते हैं। 3 जनों ने मिलकर धक्का मारा, जोर लगाया पूरा, बॉडी मूव होना शुरू हो गई। जैसे ही बॉडी मूव होना शुरू होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म,
काइनेटिक फ्रिक्शन शुरू, मोशन वाला, काइनेटिक मतलब मोशन वाला। और अब तुम एक जन को हटा भी देंगे तो दो जन भी मिलकर उस गाड़ी को आगे लेके जा सकते हैं। तो इससे ये पता चलता कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा रहता और काइनेटिक फ्रिक्शन कम, यानी बॉडी एक बार अगर मोशन में आ गई तो फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता, क्योंकि कौन सा फ्रिक्शन चालू हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो डिटेल में देखेंगे वाले, ठीक है। तो अपन ने पहले एक फोर्स लगाया, फिर दूसरे को बुलाया, फिर तीसरे को बुलाया, समझो ये लगा रहा था 5 न्यूटन, ये लगा रहा था 5 न्यूटन, ये लगा रहा था 5 न्यूटन, यानी जब तक आप 15 न्यूटन तक नहीं पहुंचे वो गाड़ी मूव होना शुरू नहीं हुई। तो आप फोर्स लगा रहे थे बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। तो ये लॉजिक समझना। अब ध्यान दो, ये ब्लॉक के इसमें समझो, ये देखो अभी आपने अप्लाई किया फोर्स 0, आप खींच रहे समझो ब्लॉक को, आपने अप्लाई किया 0, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो 0, ठीक है। अब आपने यहां फोर्स लगाया समझो 1 न्यूटन, मैक्सिमम कितना लगाना है इसको, 15 न्यूटन, तब जाके वो गाड़ी मूव होगी। तो वही एग्जांपल यहां ले, तो अपोज में ये मोशन है, यानी इस डायरेक्शन में मोशन की कोशिश कर रहे हैं अपन, धक्का उधर मार रहे हैं तो मोशन वो डायरेक्शन में, फोर्स उस डायरेक्शन में लगा रहे हैं अपन, तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोज में ही डेवलप होगा। अब ये भी है 1 न्यूटन, इक्वल एंड अपोजिट, इसीलिए बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही, ध्यान रखना, इसीलिए बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही, ध्यान रखना, समझ में आया, ठीक है। अब आपने यहां फोर्स कर दिया है 1, तो यहां पे भी फ्रिक्शन भी हो गया 1 न्यूटन, इक्वल एंड अपोजिट, बॉडी अभी भी मूव नहीं होगी। तो अपन कौन से फ्रिक्शन में, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसकी डेफिनेशन सुन लो पहले, अपोजिंग फोर्स, वही है अपोजिंग फोर्स। देखो फोर्स इधर लगा रहे हैं तो बॉडी मूव होने की कोशिश कर रही, ट्राइंग टू मूव इन दैट डायरेक्शन, बट मूव नहीं हो पा रही, इंटरलॉकिंग अच्छे से हुआ है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रोक के रखेंगे, बॉडी आगे नहीं जा सकती। एक तो इंटरलॉकिंग अच्छे से हुआ है, रुकी हुई है बॉडी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ने रोक के रखा है, ठीक है। आप फोर्स लगा रहे हैं पर उन फोर्सेस से ज्यादा फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं आप, तो बॉडी कोशिश कर रही मूव होने की, अपन फोर्स लगा रहे पर बॉडी मूव नहीं हो रही, स्टैटिक फ्रिक्शन, रुकी हुई है बॉडी, आगे जा रही है पर कोशिश कर रही है। अगर ये फोर्स 0 है, ये भी फोर्स 0, इसमें रेस्ट वर्ड यूज नहीं करना, ठीक है। बॉडी इज ट्राइंग टू मूव बट इट इज नॉट मूविंग, ऐसा नहीं बोलना बॉडी इज एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में है तो फिर फ्रिक्शन खत्म, ये फोर्स 0 तो फ्रिक्शन भी 0, ठीक है, ये याद रखना, रेस्ट में वर्ड यूज नहीं करना। अब ध्यान से सुनो, opposing force existing between two bodies in contact when one body is tending or trying to move over the other, move नहीं हो रही, कोशिश कर रहे मूव होने की, खाली अपन फोर्स लगा रहे, it is trying to move, it is trying to move in the direction of force but move नहीं हो पा रहे because of friction, यानी दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक फ्रिक्शन रोक के रख रहा और अपन उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आगे ले जाने के लिए जो फोर्स लगा रहे हैं वो फ्रिक्शन से कम है, इसीलिए बॉडी आगे नहीं जाए। रेस्ट में वर्ड यूज नहीं करना। फिर से एक बार डेफिनेशन सुनना, स्टार्टिंग वाली लाइन सेम ही है फ्रिक्शन के डेफिनेशन के साथ। स्टैटिक फ्रिक्शन, अपोजिंग फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, अपोजिंग फोर्स existing between two bodies in contact when one body is trying to move over the other या tending to move over the other, कोशिश कर रहे मूव होने की पर मूव नहीं हो पा रहे, सिर्फ ट्राई कर रहे मूव होने का, यानी अपन ने फोर्स लगाया, रेस्ट में नहीं बोल रहे हैं, फोर्स लगाया अपन ने, याद रखना ये फोर्स 0 तो फ्रिक्शन वाला फोर्स भी 0। अपोजिंग फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट when one body is tending to move over the other or trying to move over the other, that friction is called static friction, ठीक है। अब आपने यहां 2 न्यूटन कर दिया, बॉडी 15 न्यूटन के बाद ही हिलना शुरू होंगी, जस्ट अपने एग्जांपल में, हर बार ऐसा नहीं रहेगा पर अपने एग्जांपल में, तो ये भी फोर्स हो जाएगा 2, तभी फिर से नेट रिजल्टेंट क्या मिलेगा 0। फिर अपन ने यहां कर दिया समझो 10, तो यहां पे भी फोर्स हो जाएगा 10, ये देखो 2 लोग हो गए, ठीक है। अब अपन ने यहाँ पे फोर्स थोड़ा और बढ़ा दिया, 2 लोगों ने बोला थोड़ी और ताकत लगाओ, यहाँ 30 और यहाँ 30, फिर एक जन को और बुलाया, अब यहाँ 15 और यहाँ भी हो गया 15। अब बॉडी मूव होना शुरू होगी, जस्ट बिगिंस टू स्टार्ट,
एट दैट टाइम अपन स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचते हैं, यानी उस बॉडी का उस सरफेस के साथ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 15 न्यूटन। इट इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट, यानी उससे आगे अगर आप चले गए, जैसे इस एग्जांपल में 15 न्यूटन बताया मैंने, आप उससे आगे चले गए तो बॉडी मूव होना शुरू हो जाएगी, फिर रुकी हुई नहीं है बॉडी, स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म, अब शुरू होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, जो उसका सेकेंड टाइप है, वो बाद में लेंगे। तो याद रखो, अब ध्यान रखना, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, याद रखना, इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, अपने आप एडजस्ट हो रही है, यानी अब अगर आप यहाँ 3 न्यूटन लगाएंगे तो अपने आप यहाँ 3 न्यूटन डेवलप हो रहा, बॉडी मूव होने की, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप होगा, कब तक, जब तक आप लिमिट तक नहीं पहुंच जाते। तो इस गाड़ी का इस सरफेस के साथ एक लिमिट है, दूसरी गाड़ी छोटी गाड़ी है, उसका लिमिट अलग रहेगा, समझो 2 लोग मिलके उसको मूव कर लेंगे तो इसका लिमिटिंग फोर्स कितना होगा 10, इसका लिमिटिंग फोर्स कितना है 15, ट्रक रहा और बड़ा तो उसका लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और ज्यादा रहेगा, तो हर एक के लिए लिमिटिंग फोर्स अलग रहेगा। बट आप जब तक लिमिटिंग फोर्स तक नहीं पहुंचते, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तक, तब तक जो ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ ही रहेगा। याद रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्ट हो रही है, ये 3 है तो अपने आप 3 हो गई, जितना ज्यादा फोर्स करेंगे 5 तो ये भी हो गई 5, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड अपने आप चेंज हो रहा है उसका। अगर आपने डायरेक्शन बदल दी, सब जो आप इधर फोर्स लगा रहे थे आपने इधर फोर्स लगाना शुरू कर दिया 5 न्यूटन, तो फ्रिक्शन इधर ही रहेगा क्या, नहीं, फ्रिक्शन भी अपनी डायरेक्शन बदल लेगा, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को क्या करेगा, अपोज, तो मोशन ये डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन ये डायरेक्शन में, मोशन ये डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन ये डायरेक्शन में, इसीलिए ये लाइन बोल रहा कि इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आप मैग्नीट्यूड बदल रहे, उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा, आपने डायरेक्शन बदल लिया, उसकी भी डायरेक्शन बदल देगी। तो ये याद रखना, भले टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हो पर ये लाइन नोट करके रखना कि फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, अपने आप एडजस्ट होगी बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आप यहाँ धीरे धीरे मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे तो इधर फ्रिक्शन का भी अपोजिट डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होते जाएगा, इंक्रीज, कब तक, जब तक आप लिमिट तक नहीं पहुंचते, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तक, उसके बाद बॉडी मूव होना शुरू हो जाएगी। तो अभी जब तक आप लिमिट तक नहीं पहुंचते तब तक ये दोनों फोर्स इक्वली रहेंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। और अगर आपने फोर्स लगाने की डायरेक्शन इधर कर दिया तो फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन बदल देगा, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करेगा। आप फोर्स इधर लगा रहे हैं, मोशन इधर होने की कोशिश कर रहा तो फ्रिक्शन उसके अपोज होगा, इसीलिए ये लाइन याद रखना, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो फिर से, अब यहां अगर आपने 7 न्यूटन फोर्स कर दिया तो यहां पे भी क्या हो जाएगा 7 न्यूटन। अगर आप इस फोर्स की डायरेक्शन बदल दो कि भाई आप अब इधर फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन भी इधर डेवलप हो जाएगा अपोजिट में, तो मोशन को अपोज कर रहा, अभी मोशन इधर होने की कोशिश कर रहा, फ्रिक्शन ये वाली डायरेक्शन, मोशन इधर होने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन ये वाली डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड देखो सेम हो गया, इधर भी सेम, इसीलिए बॉडी मूव नहीं हो रही, नेट रिजल्टेंट फोर्स 0। देखो ये थोड़ा सा याद रखो, मीटर है अब उसके लॉज लेंगे तो ध्यान से रहेगा। तो ये अगर 8 हुआ तो ये भी हो जाएगा 8, अगर आपने इधर डायरेक्शन बदल दिया तो उधर की भी डायरेक्शन चेंज, फ्रिक्शन की, ठीक है। कब तक ऐसा चलेगा, जब तक आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए उस सरफेस के साथ लिमिट तक नहीं पहुंचते, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तक नहीं पहुंचते, तब तक वो बॉडी मूव नहीं होने वाली। आफ्टर लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी विल जस्ट बिगिंस टू मूव, इट विल जस्ट बिगिन टू मूव, यानी मोशन शुरू हो जाएगा, मोशन शुरू हो गया तो फ्रिक्शन आ जाएगा काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा। तो अब समझ में आएगा, एक इंसान से गाड़ी मूव नहीं हो रही थी, 2 इंसान से मूव नहीं हो रही थी, अपन फोर्स नहीं लगा रहे थे, क्या लगा रहे थे, तो 2 लोग लगाए तो कितने न्यूटन लगाए 10, तो इधर भी हो गया 10
और ये भी जब हो जाएगा 10 तभी वो गाड़ी मूव नहीं होगी, ठीक है। अगर आप फ्रिक्शनलेस सरफेस बना ले, सपोज फ्रिक्शनलेस सरफेस बना ले, फ्रिक्शनलेस यानी जीरो फ्रिक्शन वाला सरफेस, जो कि पॉसिबल नहीं है, पर आपने बना लिया मान लो जीरो फ्रिक्शन वाला सरफेस, ठीक है। सब इंटरलॉकिंग हटा दिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी हटा दिया, तो अगर आप एक उंगली से भी फोर्स लगाएंगे तो भी वो गाड़ी आगे चली जाएगी। यानी आप 1 न्यूटन भी फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव होगी, भले धीरे होगी पर होगी, अगर आपने फ्रिक्शन हटा दिया तो। अभी फ्रिक्शन है, रुकी हुई है गाड़ी, तो एक इंसान से नहीं, 2 इंसान से नहीं, 3 लगाने के बाद जस्ट वो मूव होना शुरू होंगी, मतलब कौन से फ्रिक्शन में पहुंचेंगे, काइनेटिक, उसकी लिमिट तक पहुंचे। छोटी गाड़ी में लिमिट अलग रहेंगी, इससे बड़ी गाड़ी और ले लेंगे तो हो सकता है 4 लोग लगे, 5 लोग लगे, तो हर एक की लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अलग रहेगी। वो काय पे डिपेंड करता है, वो इक्वेशन देखेंगे। तो ये हटा रहा, तो याद रखना ये लाइन जो मैं बोल रहा हूं वापस, कि फ्रिक्शन, कोई भी टाइप का फ्रिक्शन ना हो, कोई भी टाइप का फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगा बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसके अपोज में रहेगा, और आप जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही वहां अपोजिट में डेवलप होगा, जब तक आप लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है। तो एक बार वापस बता देता, ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन के बाद की इक्वेशन काम आएंगे अपने। और ये तो छोटा सा टॉपिक है फ्रिक्शन, अभी डिटेल में है कॉम्पिटिटिव वालों को और ज्यादा, तो ये बेस रहेगा उसमें, तो ये आप लोगों को पढ़ के रखना है, ठीक है। तो इसी का आएगा लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको आप FL से डिनोट कर सकते हैं, FL लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एक बार डेफिनेशन वापस से बोल देता, फिर आगे चलेंगे, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। स्टैटिक फ्रिक्शन के पहले बोलेंगे, फिर उसी से रिलेटेड इसकी बताएंगे, ठीक है। तो अब सुनना स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन, अपोजिंग फोर्स, 2 लाइन इसकी मैच हो रही है, सिर्फ आखिरी में थोड़ा चेंज है, ध्यान रखना। Opposing force existing between 2 bodies in contact when one body is tending to move over the other, यानी ट्राई कर रही मूव होने का पर बॉडी मूव नहीं हो पा रही, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। Opposing force existing between 2 bodies in contact when one body is tending to move or trying to move over the other, that friction is called static friction. Limiting force of static friction, it is the maximum force of static friction beyond which, उससे अगर आप आगे चले गए तो body will just begins to move, it will just begins to move, ठीक है। देख लो एक बार, फिर आगे चलते, इक्वेशन लॉज लेते उसके, फिर से बता रहा है, एक बार ध्यान से समझ लेना क्या बोल रहे हैं। मान लो एक लॉग है और अभी आपने फोर्स नहीं लगाया है, फोर्स 0, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 0, ठीक है। बॉडी दोनों, अगर बॉडी रेस्ट में है कोई स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है ना। अब आप फोर्स लगाना शुरू करेंगे ये डायरेक्शन में, ठीक है, डायरेक्शन ये, तो मोशन ये डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन ये डायरेक्शन में डेवलप होगा। मान लो लिमिटिंग फोर्स इस बॉडी के लिए है 20 न्यूटन सपोज, और इसको आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, तो देख के समझ रहा, बॉडी स्लाइड होगी ना, इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन चलेगा। मान लो अप्लाइड फोर्स, खींचने के लिए जो फोर्स लगाया है वो लगाया है 2 न्यूटन, 20 से कम है, तो यहां पे भी डेवलप होगा 2 न्यूटन, इसीलिए बोल रहे हैं फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जितना इधर मैग्नीट्यूड बढ़ेंगे उतना इधर भी मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा, कब तक, जब तक आप लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तक नहीं पहुंचते, उसकी मैक्सिमम लिमिट उस पर्टिकुलर बॉडी के लिए अभी इतनी लिमिट है, ठीक है। जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, अगर आप समझो आप चाहे तो आपने ऐसे किया, चलो यार डायरेक्शन इधर नहीं रखते, डायरेक्शन इधर रखते, इधर फोर्स लगाया है 2 न्यूटन, वही फोर्स आपने इधर की जगह इधर लगाया, तो ऐसा नहीं कि
उधर ही रहेगा। फ्रिक्शन मोशन को हमेशा अपोज करेगा, तो मोशन ये डायरेक्शन में होने की कोशिश कर रहा, हो नहीं रहा, कोशिश कर रहा, तो फ्रिक्शन ये वाली डायरेक्शन और वो भी रहेगा टू। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अपन ने फोर्स की डायरेक्शन बदल लिया, तो फ्रिक्शन ने भी अपनी डायरेक्शन बदल लिया। मोशन को हमेशा अपोज ही करेगा, याद रखना। मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा, तो याद रखना इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आप अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन बदलेंगे, फ्रिक्शन की भी डायरेक्शन बदलेंगी। आप मैग्नीट्यूड बदल रहे तो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहां कर दिया सबको 3 न्यूटन, तो यहां पे भी हो जाएगा 3 न्यूटन, यहां 4 तो यहां 4, यहां 10 तो यहां पे भी 10। अभी भी बॉडी मूव होना शुरू नहीं हुई है। अब यहां 15 करेंगे तो यहां पे भी हो जाएगा 15। अभी भी बॉडी मूव होना शुरू नहीं हुई है। अब यहां आप करेंगे 20 तो यहां पे भी हो जाएगा 20। अब आप स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम पे पहुंच गए, इससे ज्यादा नहीं है। अब वो जो बॉन्डिंग था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और वो इंटरलॉकिंग, वो जो रोक के रख रहे थे, अब वो खत्म। अब अपन उससे ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी मूव होना शुरू हो जाएगी। तो अब इसके बाद शुरू हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो दोनों डेफिनेशन एक बार फिर से सुनना, स्टैटिक फ्रिक्शन की और स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। अपोजिंग फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इन कांटेक्ट व्हेन वन बॉडी टेंड टू मूव या स्लाइड, ट्राइंग टू स्लाइड ओवर द अदर। ट्राई कर रहे पर स्लाइड नहीं हो रही या मूव नहीं हो रही। Opposing force existing between two bodies in contact when one body is trying to move over the other, या trying to slide over the other. That friction is called static friction. The maximum force of static friction beyond which, उससे आगे अगर गए तो body will just begins to move, यानी motion शुरू हो जाएगा. That is called limiting force of static friction. ठीक है? तो अब अपन लेंगे लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये याद रखना, इतना समझा है, ये भूलना नहीं, बाद में काम आएगा। अब देख रहे हैं अपन लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। पहला लॉ देखते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी लिख सकते हैं आप। आप देखो आगे ले रहे लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, डायग्राम बना रहे हैं। ये सरफेस है जिस पे बॉडी मूव होंगी, ये वो ब्लॉक है। आप फोर्स इधर लगा रहे हैं तो डेफिनेटली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये डायरेक्शन में रहेगा, अपोज में। तो याद रखना स्टैटिक फ्रिक्शन अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज अपोजिंग द मोशन, मोशन को अपोज कर रही, स्लाइडिंग को प्रिवेंट कर रही, बॉडी को स्लाइड होने नहीं देगी। तो डेफिनेशन में अपन ने वही बोला है, अपोजिंग फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इन कांटेक्ट व्हेन वन बॉडी इज ट्राइंग टू मूव और स्लाइड, ट्राइंग टू स्लाइड ओवर द अदर। सिर्फ ट्राई कर रही पर मूव नहीं हो रही, तो उसको कौन रोक रहा? स्टैटिक फ्रिक्शन। कब तक? जब तक आप नहीं पहुंचाते लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तक। जैसे ही आप लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तक पहुंच जाएंगे, बॉडी विल बिगिन टू मूव। उससे आगे अगर फोर्स लगाए तो बॉडी मूव होना शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट लॉ है, देखो ध्यान देना डायग्राम में, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन है, वेट mg, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस ब्लॉक ने, इस वुडन प्लैंक पे बोलो या वुडन फ्लोर बोलो या फ्लोर बोलो, उस पे एक्शन किया है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ वो उस पे वापस रिएक्शन करेगा। उस रिएक्शन को नाम दिया है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। आप एक चीज पे खड़े हो गए तो आपने उस पे एक्शन किया, इन टर्न वो आप पे क्या कर रहा? रिएक्शन। डायग्राम दिख रही है, देखो। तो टेक्स्ट बुक में नहीं है डायग्राम, ये ड्रॉ करना। तो आपने इधर फोर्स लगाया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर आएगा, ठीक है। वेट ब्लॉक का डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी उसने फ्लोर पे या जो भी वो वुडन प्लैंक होगा जिस पे वो मूव हो रहा, उस पे क्या किया? एक्शन।
उस पे एक्शन हुआ, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या एक्ट होगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो ध्यान देना, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किसको इक्वल है, वेट को, तो आप इसकी जगह mb लिख सकते हैं, तो बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, एक ट्रक है सपोज, और ये सपोज ही करना ट्रक है ना, जो खाली है, तो उसका वेट कम होगा, नॉर्मल रिएक्शन भी कम, यानी समझो 20 न्यूटन फोर्स लगाया, 4 लोग लगाए और वो ट्रक मूव होने लग गया सपोज। अब मैंने क्या किया, उस ट्रक को लोड कर दिया, ये लोड डाल दिया उसमें, ट्रक को पूरा फुल कर दिया, लोड डाल दिया उसमें। अब 20 न्यूटन में मूव होगा क्या, नहीं, क्योंकि वेट बढ़ गया, ग्राउंड पे एक्शन बढ़ गया, तो ग्राउंड का रिएक्शन भी बढ़ गया, तो आपको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एम्प्टी ट्रक, वही ट्रक अगर एम्प्टी है और वही ट्रक अगर फुल है, तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बदल जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बदल, ठीक है। यानी वही ट्रक अगर खाली है तो आप आराम से समझो 5-6 लोग मिलके उसको मूव कर पा रहे हैं, बट अगर वही ट्रक फुल्ली लोडेड है हेवी ऑब्जेक्ट से, तो वही 5-6 लोग उसको मूव नहीं कर पाएंगे और 5-6 लोग एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, तब जाके वो ट्रक मूव होगा। तो याद रखना, ये जो फ्रिक्शन है, ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो काय पे डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन। इन शॉर्ट वो काय पे डिपेंड कर रहा है, वेट पे। जितना ग्राउंड पे एक्शन होगा उतना ही वापस क्या होगा, रिएक्शन, ठीक है। फॉर द सेम बॉडी, एक ही बॉडी है और उसका वेट बदल गया, क्योंकि पहले उसमें लोड नहीं था, अब उसमें अपने लोड ऐड कर दिया है, तो इसका फ्रिक्शन स्टैटिक कम था, लिमिटिंग, और इसका लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है, क्योंकि क्या बदल जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। यहां नॉर्मल रिएक्शन कम है और डेफिनेटली यहां देखो बड़ा है, वो बना दिया, यहां नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, क्योंकि वेट ज्यादा है, वेट ज्यादा इसलिए नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा, वेट कम तो नॉर्मल रिएक्शन भी, ठीक है। नाउ प्रोपोर्शनल के साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट देंगे, देखो यार, पर ये एक चीज याद रखना कि जब आप कांस्टेंट लिखते तो वो कांस्टेंट इन दोनों पे, उस इक्वेशन में किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। मैं फिर से बता रहा कि म्यू इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझना, आप अगर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा रहे तो आपको मूव करने के लिए फोर्स बढ़ाना पड़ रहा है, आप नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा दिए तो मूव करने के लिए जो फोर्स है डेफिनेटली वो भी बढ़ाना पड़ेगा। म्यू कांस्टेंट है, आप एक वैल्यू बढ़ा रहे हैं, दूसरी वैल्यू बढ़ रही, ये वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है। इसका एग्जांपल समझना, तो म्यू डिपेंड क्या पे करता, म्यू डिपेंड करता नेचर ऑफ द सरफेस पे। मान लो मैं हॉल में चल रहा, सिरेमिक टाइल है, स्मूथ एकदम, उस पे चल रहा, ठीक है, तो अपने और पैरों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा और अपन आराम से चल पाएंगे। उसी पे पानी डाल दो तो म्यू की वैल्यू बदल गई, पानी आ गया ना दोनों के बीच में, मटेरियल बदल गया, नेचर बदल गया उस मटेरियल का, अब वो स्मूथ हो गया, फिसलने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि म्यू की वैल्यू कम हो गई। अब अगर आप उस पे पानी डालेंगे मगर उसमें डिटर्जेंट मिक्स करके पानी डालेंगे तो डेफिनेटली आप स्लिप होंगे, क्योंकि म्यू की वैल्यू और कम हो गई और वो स्लिपरी हो गया। समझ में आ रहा, पहले ड्राई था अपना फ्लोर तो अपन उस पे आराम पे चल पा रहे थे, अपना वेट फिक्स है तो फ्रिक्शन भी फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है। जब अपन अब नॉर्मल रिएक्शन नहीं बदल रहे, मैं नहीं चलने वाला हूं, फ्रिक्शन भी नहीं बदलेगा, ठीक है, पर अपन म्यू एस बदल रहे, अब उस फ्लोर पे पानी डाल दो तो क्या बदल गया, म्यू एस। जैसे ही आप पैर रखेंगे आप थोड़ा सा स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको देखना, गीले फ्लोर पे अगर चल रहा है तो आप कैसे धीरे धीरे छोटी छोटी स्टेप लेके एकदम ध्यान से चल रहे हैं, ज्यादा जोर से चलने की कोशिश करें, ज्यादा फोर्स लगाए, पैर स्लिप हो जाएंगे। अब उस पानी के साथ डिटर्जेंट मिक्स करके अगर वो फ्लोर पे है तो डेफिनेटली आप स्लिप होंगे, क्योंकि म्यू की वैल्यू और कम हो गई। तो अगर आप सरफेस जैसे ये टायर और रोड ये फिक्स है तो म्यू की वैल्यू फिक्स रहेगी, तो पैर और वो टाइट फिक्स है तो म्यू की वैल्यू फिक्स है। अब आपने उसमें पानी डाल दिया तो म्यू की वैल्यू कम हो गई, अब डिटर्जेंट वाली पानी डाल दिया तो म्यू की वैल्यू और कम हो जाएगी।
फ्रिक्शन नहीं होगा ज्यादा अपने और ग्राउंड के बीच में, क्योंकि अपने और ग्राउंड के बीच में क्या आ गया, डिटर्जेंट वाला सोल्यूशन जो कि स्मूथ है, स्लिपरी है, तो वो स्लिप हो जाएगा। केले के छिलके पे आपने सुना होगा आप स्लिप हो सकते हैं, तो वही आएगा, गीला रोड और उसके बीच में आ जाएगा, स्लाइड हो जाएंगे, तो म्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो म्यू की वैल्यू नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट उन पे डिपेंड है। तो ये नोट डाउन करो, फिर ये मिटा दे। याद रखना फिर से, प्रोपोर्शनल की साइन हटाने के बाद जो भी कांस्टेंट आप डालेंगे, जैसे यहां ये है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, ये नहीं, कोई भी इक्वेशन में जब आप कोई कांस्टेंट लिखते तो याद रखना उस इक्वेशन में वो काय पे भी डिपेंड नहीं करता। तो ये काय पे डिपेंड कर रहा, नेचर ऑफ द टू मटेरियल्स इन कांटेक्ट, दो मटेरियल जैसे यहाँ टायर और रोड कांटेक्ट में, उनके नेचर पे डिपेंड करेगा। देखिए, तो ये हो गया पहला लॉ, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, प्रोपोर्शनल की साइन हटाए तो कांस्टेंट है, इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा, तो वो डिपेंड करके करेगा म्यू की वैल्यू द टू बॉडीज इन कांटेक्ट, उनके नेचर और उनके मटेरियल पे डिपेंड करेगा। सिंपल एग्जांपल बताया, आप ड्राई फ्लोर पे चल रहे हैं, स्लिप होने के चांसेस नहीं है, आप उस पे पानी डाल देंगे, म्यू की वैल्यू कम हो गई, मैं वही हूं तो नॉर्मल रिएक्शन वही रहेगा, पर म्यू की वैल्यू बदल गई, आप स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब सोप वाला सॉल्यूशन डाल दो तो म्यू की वैल्यू और कम हो जाएगी, फिसलने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। म्यू की म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हो गया फर्स्ट लॉ। तो ये खाली ट्रक और भरे हुए ट्रक का एग्जांपल याद रखो, खाली ट्रक नॉर्मल रिएक्शन का, तो अपोजिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम जो है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो भी कम, भरा हुआ है ट्रक नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा क्योंकि वेट ज्यादा है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी ज्यादा है। फर्स्ट तो ये ट्रक वाली डायग्राम हटा देते, ध्यान रखना वो ना, इधर ध्यान देना, म्यू एस आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एल अपॉन एन। किसी ने कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन पूछा तो ये लिखना, इट इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन, जो सामने दिख रहा है वो डेफिनेशन, पर याद रखना ये इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता। तो अभी फिलहाल वाली केस में वो काय पे डिपेंड कर रहा, नेचर एंड मटेरियल ऑफ टू बॉडीज इन कांटेक्ट। सिंपल एग्जांपल बताया फ्लोर वाला, वो दिमाग में रखना, ठीक है। तो म्यू एस, अगर म्यू एस की वैल्यू 0 हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है, हाँ, म्यू एस की वैल्यू 0 हो गई मतलब सरफेस और अपने पैर के बीच में फ्रिक्शन 0, तो कभी 0 नहीं होगा, तो आप तो एक भी स्टेप नहीं चल पाएंगे, फ्रिक्शन 0, तो ये नेचर पे डिपेंड करेगा, तो म्यू एस की वैल्यू 0 नहीं रहेगी कभी, ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ये क्या है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन। अब ये फोर्स है, इसका यूनिट न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स है, एक्शन और रिएक्शन वाला, तो उसका भी न्यूटन कैंसिल, इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। और याद रखना म्यू एस की वैल्यू 0, ये कभी नहीं होगा, ये तभी होगा जब फ्रिक्शन 0 हो जाए, तो फ्रिक्शन 0 नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो फ्रिक्शन रहेगा ही रहेगा। हाँ, अगर मान लो म्यू एस की वैल्यू सादे फ्लोर पे है 0.5, पानी डाल देंगे तो वही वैल्यू हो जाएगी 0.4, और डिटर्जेंट वाला सॉल्यूशन डाल देंगे तो वही वैल्यू हो जाएगी 0.3, यानी फ्रिक्शन कम होते जाएगा, पर 0 नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो रहेगा ही रहेगा, भले आपने वो इरेगुलरिटीज पानी से भर दिए, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट है, तो ये थोड़ा सा याद रखो। म्यू एस हैज नो यूनिट, यानी जैसे भी वैल्यू लिखा था 0.5, 0.3, 0.2, उसको कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ऊपर न्यूटन नीचे भी फोर्स है न्यूटन, कैंसिल यूनिट, यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं है, देख लो यहाँ तक, दिस इज द फर्स्ट लॉ। तो ये है अपना फर्स्ट लॉ, लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देख सेकंड, ये हटा देना,
देखो फॉर्मूले में एरिया नहीं है तो याद रखना सेकंड डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया इन कांटेक्ट, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा प्रोवाइडेड नॉर्मल रिएक्शन सेम होना चाहिए। अगर नॉर्मल रिएक्शन सेम है तो एरिया पे कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, एग्जांपल बताए तो देखो एक ब्लॉक और ये दूसरा ब्लॉक एक के ऊपर एक रखे, ठीक है, अब इसको फोर्स लगाना है 20 न्यूटन सपोज, और 20 न्यूटन लगाएंगे तो ये दोनों ब्लॉक मूव होना शुरू हो जाएंगे। अब अपन क्या करेंगे, ब्लॉक्स को ऐसे रखेंगे, ये पहला ब्लॉक ये दूसरा ब्लॉक, दोनों ब्लॉक सेम ही है। अब एक के ऊपर एक रखने की जगह अपन ने एक के पीछे एक रख दिया और उनको धागे से बांध दिया। अब पहले एरिया कम था, अब एरिया देखो ये भी और ये भी, तो इतना ही एरिया कांटेक्ट में था, अब एरिया इंक्रीज हो गया, बट फिर भी उनको मूव करने के लिए उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन उतना ही है। इसका मास है 20, इसका मास है 20 kg, तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा mg, मास 40 इंटू g, इसका 20 इसका 20, तो दोनों का फिर से नॉर्मल रिएक्शन ऐड होकर कितना हो जाएगा 40 इंटू जी। तो एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा प्रोवाइडेड नॉर्मल रिएक्शन सेम है। तो इधर 20 और 20 ऐड करेंगे तो टोटल 40, यहाँ पे एक के ऊपर एक है तो भी 40, तो वो सेम उतना ही रहेगा। देखो तो ब्लॉक को एक के ऊपर एक रखो या ऐसे साइड बाय साइड रख के पुल करेंगे तो लिमिटिंग फोर्स दोनों के लिए सेम रहेगी क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन सेम है। भले यहाँ एरिया कम है और यहाँ एरिया बढ़ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया इन कांटेक्ट, डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया इन कांटेक्ट प्रोवाइडेड नॉर्मल रिएक्शन इज सेम। ये लिखना, प्रोवाइडेड नॉर्मल रिएक्शन इज सेम, ये है सेकंड लॉ। देखो थर्ड देखते हैं, लास्ट लॉ। न्यू का डिपेंड करेगा नेचर एंड मटेरियल, याद रखना फ्रिक्शन डिपेंड ऑन नेचर एंड मटेरियल of two bodies in contact। नेचर एंड मटेरियल मतलब क्या बता देते हैं? नेचर जैसे मैंने पहले बताया कि अपन सादे फ्लोर पे चल रहे हैं, ड्राई है, ठीक है, उस पे अगर पानी गिर गया तो वेट हो गया, तो नेचर बदल गया, ठीक है। या पहले वुडन फ्लोर है, उस पे अपन कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, तो वुडन फ्लोर नया बनाया, उसको पॉलिश नहीं किया, अब सेकेंड टाइम अपन उसको पॉलिश कर देंगे तो डेफिनेटली पॉलिश की वजह से वो और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो क्या बदल गया उसका? नेचर ऑफ टू बॉडीज इन कांटेक्ट। एंड मटेरियल, मटेरियल मतलब अगर दोनों सेम टाइप के हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा, दोनों सेम टाइप के, तो कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स। और अगर एक आयरन का है दूसरा समझो कॉपर का है, मटेरियल बदल गए मतलब एडहेसिव फोर्स, तो वो चेंज हो जाएगा। तो पहला लॉ वापस से देखो, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ऐसे लिखना। और ये mu s is called coefficient of static friction and it is defined as, मीटर दिया हो तो इसे लिख के रखो, mu s it is defined as the ratio of limiting force of static friction to normal reaction, it has no unit, no dimension। second law, the limiting force of static friction does not depend on area of contact provided normal reaction is same, and force of friction या limiting force of static friction depends on nature, ये nature and material of two bodies in contact, नेचर और मटेरियल पे डिपेंड करेगा। नेचर समझा दिया कि पहले रफ था फिर पॉलिश कर दिया, स्मूथ बना दिया, तो फ्रिक्शन बदल जाएगा, नेचर बदल गया फ्रिक्शन बदल जाएगा। और मटेरियल बदले तो एक जगह कोहेसिव फोर्स हो सकता, नहीं तो एडहेसिव फोर्स हो सकता, तो वो भी चेंज हो सकता। तो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर एंड मटेरियल ऑफ टू बॉडीज इन कांटेक्ट।
फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर एंड मटेरियल ऑफ टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। तो ये 3 लॉज है स्टैटिक फ्रिक्शन के, फर्स्ट टाइप। अब इसके बाद लेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, देख लो एक बार। तो काइनेटिक फ्रिक्शन और उसके बाद है रोलिंग फ्रिक्शन, वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन के लॉज और वो याद रखना। होमवर्क है कि पहले तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन नहीं, पहले फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखना, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन की, फिर लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन स्टेटमेंट के साथ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसकी भी डेफिनेशन मेंशन करना। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, नोट डाउन करो।